हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सिस क्लासेस। माई सेल्फ धीरज कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे एक 10th का एक टॉपिक्स है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आज हम लोग इस पूरे चैप्टर्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है एक एक करके, है ना। तो देखिए कंटेंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन जो होता है टू वेरिएबल में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। थोड़ा थोड़ा बेसिक्स चीजें हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो मेन चीज है जो बोर्ड में काम आने वाली है, जैसे कि बोर्ड में जो पूछने वाले हैं जिस बेसिस पे क्वेश्चन, उसको करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तीसरा पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि साइमल्टेनियस और एक सिर्फ लीनियर इक्वेशन, दोनों में अंतर है। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि दो लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, या फिर कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या क्या है, कौन अलग अलग मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उसको हटा दिया गया सिलेबस से, तो वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ ये दोनों देखेंगे। और एक फिर उसके बाद लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स से ही बेस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बाकी ये सब पे कम ही आते हैं, इस पे ज्यादा आता है वर्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होता क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देते जाऊंगा। लीनियर इक्वेशन होता क्या है, तो एन इक्वेशन हैविंग डिग्री कितना होना चाहिए, 1। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। चूंकि आप लोग पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे कि डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 डिग्री हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 डिग्री हो तो लीनियर, 2 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक, इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है, लीनियर। नाम से पता चलता है ना, लीनियर है हमारा। लीनियर इक्वेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री है। डिग्री 1 का मतलब जो गिवन वेरिएबल होगा उसका पावर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे कि ये 2x + 3 = 0, ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है। चूंकि डिग्री कितना है, 1 है, बट ये 1 वेरिएबल में है। ठीक है, लेकिन हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे कि 2x + 3y = 6, ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोनों जगह देखेंगे ना, x और y दोनों का पावर कितना है, 1 है, यानी डिग्री 1 है, तो ये हो गया क्या, लीनियर इक्वेशन। और चूंकि दो वेरिएबल इसमें, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग, बस थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते जाएंगे, इसी तरह जो मेन चीज है उस पर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि मान लो एक लीनियर इक्वेशन लिया, सबसे पहला 1 वेरिएबल का 2x - 3 = 0 लिया, इसका सॉल्यूशन पूछेगा तो क्या होगा, यानी सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पे क्या बना दे, RHS के इक्वल बना दे। तो इसका मतलब यहां से देखो हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, x की वैल्यू यहां से जब निकालेंगे 3 उधर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी x = जो 3/2 है इसका सॉल्यूशन है। कैसे चेक करके देख सकते हो, इसमें पुट करो, x के जगह पे 3/2 पुट करेंगे तो 2 × 3/2 - 3 = 0 आना चाहिए। तो 2 से 2 कट गया, देखो 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, x की यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। और इसका सिर्फ और सिर्फ कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, x की वैल्यू 3/2 ही सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं लिया x + y = 4। अब इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y का वो वैल्यू जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो x और y का वो वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग के लिए लेते हैं, x का वैल्यू 2 ले लेते हैं और y का वैल्यू 2 लेते हैं। देखो यानी x के वैल्यू 2 + 2 कितना, 4 के इक्वल आ रहा है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक सॉल्यूशन क्या मिल गया, 2, 2। फिर उसके बाद अगर मान लो x की वैल्यू 3 लिए तो y की वैल्यू कितना ले लेंगे, 1 लेंगे। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, यानी कि 3, 1।
इस तरह से कितने सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। इस तरह से इसके हम लोग अपने मन से x और x की वैल्यू रखेंगे और y के वैल्यू रखेंगे इस तरह से कि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस तरह से इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। एक लाइन है, हम लोग को पता है कि ये लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब हम लोग दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ डील करेंगे, एक साथ लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लो कि लिया एक मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, एक दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हो गया। ये दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। जो हम लोग को पढ़ना है एक्चुअल वही यही पढ़ना है ना, कि दो इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशंस में कितने सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये हो गया। अब आप लोग बताइए कि लीनियर इक्वेशन है तो ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों, ये भी एक लाइन को, ये भी एक लाइन को। अब दो लाइन एक प्लेन में, यानी कि सिंपल प्लेन में मैं दो लाइन ड्रॉ किया हूं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है, तो तीन ही पॉसिबिलिटी आएगा। कौन कौन से आ सकते हैं, एक आ सकता है कि लाइन जो हमारा हो दोनों क्या करे, इंटरसेक्ट करे, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो पैरेलल आ जाए, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे नहीं। और तीसरा क्या है कि एक दूसरे पे क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए, तीसरा लाइन इसी पे क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। तो यही तीन कंडीशन बन सकता है दो लाइन का। अब बताओ, एक प्लेन में दो लाइन, इसके अलावा और क्या हो सकता है, नहीं, यही दो कंडीशन बन सकता है ना, दोनों या तो इंटरसेक्ट, दोनों पैरेलल, या फिर दोनों क्या करे, कोइंसाइड कर जाए, है ना। तीन केस बन सकता है। तो ठीक है, तो यहां से अब हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ये होता है, इसकी पॉसिबिलिटी ये होती है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन से कैसे डील करते हैं, यानी दो लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके आगे वाले में देखते हैं। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस का क्या क्या पॉसिबिलिटी था, अभी हम लोग देखे थे। एक पॉसिबिलिटी क्या था, इंटरसेक्टिंग का, एक एक करके देखते हैं, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पैरेलल का। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों क्या करे, कोइंसाइड कर जाए। ये तीन पॉसिबिलिटी है। हम लोग दो लीनियर इक्वेशन लिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो लीनियर इक्वेशन लिए। अब कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है ना, पहले मैं डिफाइन कर दूं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि दो लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं दोनों लीनियर इक्वेशन का एक साथ, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर दो लीनियर इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन मिलना चाहिए, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात आती है कि सर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब कब मिल सकता है और इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो कंसिस्टेंट दो केस में होगा। अगर बताइए दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x और y का वो वैल्यू जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाइड करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, तभी हम बोलेंगे कि वो क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले ग्राफ से देखते हैं कि पहले इसका ग्राफ ड्रॉ किए फिर इसका ग्राफ ड्रॉ किए। अगर दोनों क्या किया, इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। एक पॉइंट पे कट करने का मतलब दोनों लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, एक है। ये पॉइंट्स मान लिए कॉमन है, तो सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉइंट होगा जो इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इस केस में जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, इस केस में सॉल्यूशन कितने मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा केस आते हैं।
अगर मैं लाइन को अभी बस ग्राफ से बता रहा हूं, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ किया तब, अब बाकी बिना ग्राफ मैथमेटिकली कैसे डील करेंगे ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये अगर दोनों लाइन क्या हो हमारा पैरेलल हो, पैरेलल के केस में क्या है ना कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है एक दूसरे को कभी भी, अब ना इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, और कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, यानी इस केस में हमारा क्या होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी यहां पे हमारा क्या मिल गया, इस केस में पहला में, इस केस में हमारा मिल गया यूनिक सॉल्यूशन, है ना। वन सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन इस केस में। और इस केस में क्या मिल गया हमारा, नो सॉल्यूशन। और इस केस को देखें तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन हमारा और ये बाहर वाला लाइन दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, यानी दोनों इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड, यानी एक दूसरे पे ही। अगर दो लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड करता है, इसका मतलब कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे इसके, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे ना, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारा कितना मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी सारे पॉइंट्स कॉमन है, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे पॉइंट सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो ये तीन केस बनता है। इस तीन के अलावा आप लोग सोचिए कि कुछ है तो एक प्लेन में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, एक सिंगल प्लेन में हम दो लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यही तीन केस बनेगा, इंटरसेक्टिंग के केस में यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन, और कोइंसाइड के केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि सॉल्यूशन कब कब मिल रहा है, दो केस में सॉल्यूशन मिल रहा है, एक केस में सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कौन सा, यूनिक और इनफाइनाइट, इस दोनों केस में सॉल्यूशन मिल रहा है। ये अलग बात है कि इसमें एक मिल रहा है, इसमें इनफाइनाइट मिल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना। इसका मतलब है कि ये दोनों जो सिस्टम्स होंगे, ये दोनों जो केस होगा वो कंसिस्टेंट का केस है, यानी कंसिस्टेंट कब हो सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग हो या फिर कोइंसाइड करे, और इनकंसिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा, कब, जब पैरेलल लाइन हो, ठीक है। तो ये हो गया नो सॉल्यूशन के केस में, यानी इनकंसिस्टेंट सिस्टम, और ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट, ठीक है। अब आता है सर, हम लोग जो इक्वेशन गिवन रहेगा, दो लीनियर इक्वेशन, तो क्या उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे, तो नहीं, बिना ग्राफ ड्रॉ। एक तरीका ये भी है कि हम लोग ग्राफ से ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका भी मैं दिखाता हूं। दो लीनियर इक्वेशन लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो लीनियर इक्वेशन लिया, ठीक है। अब मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा सर, नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा। तो पहला केस, इफ हम लोग देखो x y यहाँ पे वेरिएबल है, a1 b1 c1 क्या है हमारा, रियल नंबर है ना, कांस्टेंट है कोई, और a2 b2 c2 क्या है, भी रियल नंबर है, x y वेरिएबल है, ठीक है। तो हम ये रिलेशन यानी कि वेरिएबल a1 b1 c1 और a2 b2 c2 यानी कि इस रियल नंबर में एक रिलेशन फाइंड करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि यूनिक मिलेगा कि नो मिलेगा या फिर इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। तो पहला केस हम लोग, एक चीज और ध्यान देना कि इक्वल टू 0 है ना, हम लोग हमेशा इक्वल टू 0 बना के, अगर मान लो c1 इधर होता तो इधर लेकर आ जाएंगे, पहले इक्वल टू 0 बना लेंगे, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन का। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, यानी a1 अपॉन a2, फिर निकालेंगे हम लोग क्या, b1 अपॉन b2, और फिर निकालेंगे क्या, c1 अपॉन c2, ठीक है। ये तीन निकालेंगे। तो पहला केस आता है कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सिर्फ यही केस c1 c2, दूसरे केस में अगर पहले ही हमने पता चल गया कि a1 अपॉन a2 की और b1 अपॉन b2 की दोनों क्या है, नॉट इक्वल आया, तो इस केस में होता है, ये केस होता है यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी इस केस में जो है हमारा लाइन जो होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग है सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन, लाइन आर इंटरसेक्टिंग, और इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट भी, ठीक है। तीनों केस इसमें बोल सकते हैं, तीन चीज इंफॉर्मेशन याद रखना है, ठीक है। ये वो अगर क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि यूनिक सॉल्यूशन है तो हम ये केस लगाएंगे,
अगर चेक करने को बोलेगा कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तब भी हम ये लगा के देखेंगे a1/a2 और b1/b2 निकाल कर देखेंगे कि नॉट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नॉट इक्वल आ रहा है तो मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन है। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस a1/a2 इक्वल आ जाए किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू आ जाए किसके, c1/c2 के। तो ये केस होता है हमारा पैरेलल का, यानी इस केस में लाइन जो होंगे, लाइंस आर पैरेलल। और जब पैरेलल हो गया इसका मतलब नो सॉल्यूशन। अब जब नो सॉल्यूशन हो रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये दूसरा केस है। तीसरा अगर हम लोग निकाले a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, ये तीनों रेशियो जो आया ना वो अगर सेम आ जाए तो ये केस होता है हमारा लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि लाइन क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। ये हो गया। इस केस में हमारा सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये भी हमारा किसके अंदर आ जाएगा, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन देना, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो दो केस में मिलता है, यूनिक में और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये हुआ तीन केस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यही तीन पॉसिबिलिटी है। हम लोग ये चेक करेंगे हमेशा कि x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो क्या इक्वल आ रहा है या फिर नॉट इक्वल आ रहा है। यानी ये रेशियो निकाल के चेक कर लेंगे पहले हम कि यूनिक मिलेगा कि इनफाइनाइट मिलेगा या फिर नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये आसान सा है। तो दो लाइन के केस में जब दो लाइन दिया रहेगा तो तीन पॉसिबिलिटी है कि दो लाइन के बीच में दोनों लाइन का एक साथ एक सॉल्यूशन हो, दोनों लाइन का एक साथ एक भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, और दोनों लाइन का एक साथ इनफाइनाइट। बट अगर सिंगल लाइन होता है, सिर्फ अगर ये लाइन दिया रहता है, तो एक लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, तो सारे पॉइंट सॉल्यूशन हो जाए। तो वो एक लाइन के लिए है। बट दो लाइन को एक साथ डील कर रहे हैं ना, तो दो लाइन को एक साथ डील करेंगे तो ये तीन केस बन सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो वो पीछे जो था वो आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, तो वो पीछे की चीज थी। आज तक जो हम लोग पीछे 9th तक जो भी पढ़े थे लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड वो था। अब हम लोग का जो यूज आने वाला है, जो काम की चीजें, वो है यहाँ से, है ना, कि सॉल्यूशन मेन है। हम दो लाइन को सॉल्व करने आना चाहिए और फिर वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशन क्या होता है साइमल्टेनियस, तो वही x और y का वो वैल्यू, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशंस, यानी दोनों इक्वेशन, बोथ इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे, x और y का वो वैल्यू। तो यहां से देख सकते हैं अ पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स x एंड y satisfying each one of the equation in a given system of simultaneous linear equation in x and y is called solution of system। यानी सिंपल सा है कि x और y का वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि यहां से एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल से कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये चेक कर लो कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो x की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, तो कितना आएगा 2, y की वैल्यू -1, तो 2 -1 इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो आ रहा है, यानी इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इसमें रख के देखते हैं, तो 2 के जगह x के जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 2 जा 4 -3 इंटू -1, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 7, यानी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 एक सॉल्यूशन हो गया किसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, तो ये आसान सी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इसमें कि सो दैट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दिखाना है ना कि ये जो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे बताओ, x और y का वैल्यू इसमें रख के देख लो, तो 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1, देखते हैं निकाल के कितना आ रहा है, ये 4 प्लस
x इक्वल टू 2, y का वैल्यू कितना रखे 1, तो 4 प्लस ये 11, तो 4 प्लस 7 ये 11 इक्वल टू 11, ये तो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ये गलती से ये दिया गया होगा इज अ सॉल्यूशन, चेक करना है सिर्फ कि सो दैट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी इसका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि देखो 4 प्लस 7 इक्वल टू 11, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अच्छा समझ में आया कि एक यहाँ एक इक्वेशन होगा साइमल्टेनियस में, तो एक इक्वेशन यहाँ पे मिसिंग है, तो उसका इसके कारण से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो एग्जांपल से देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है ये समझते हैं पहले, ठीक है। यहां से देखो दो इक्वेशन है, इसको फर्स्ट मान ले और इसको सेकंड मान ले। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है ना कि एक जगह से निकाल के दूसरे जगह ले जाकर रख देना, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, है ना। कि एक जगह से किसी, अब हम लोग चूंकि x और y के लिए सॉल्व कर रहे हैं, दो अलग अलग चीज है, तो एक का निकालेंगे दूसरे में रख देंगे, है ना, तो तब हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। खुद सोचो कि अगर x और y में रिलेशन एक साथ है, तो एक या y को उधर ले जाएंगे तो x y के टर्म्स में आएगा, हमें किसी तरह सेम टर्म्स में लाना है, x और x के टर्म्स में, y और y के टर्म्स में। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं कि यहां से हम लोग इसी से, सबसे आसान लग रहा है इससे निकालना, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं ना, x माइनस वाई इक्वल टू -1, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो माइनस वाई उधर जाकर प्लस हो जाएगा और y -1 आ जाएगा। ये आया, यानी x y के टर्म्स में लिख दिए, इससे एक का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो इसमें लिख देंगे, इसमें पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2। सेकेंड इक्वेशन में, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x की वैल्यू। तो इसका ले जाके यहां रखते हैं, तो कितना आ जाएगा 3, x के जगह पे जहां x हो x को हटा के y -1, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब x को हटा दो, उसके जगह पे y -1, तो 3 इंटू वाई -1 -5y इक्वल टू कितना आ गया, ये -1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आएगा, 3y -3 -5y इक्वल टू -1। यहां से देखो 3y और -5 दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, -2y, -3 को उधर लेके जाओ तो -1 + 3, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि -2y इक्वल टू कितना आ गया, -1 + 3 कितना हो जाएगा 2, तो y का वैल्यू कितना आएगा 2/-2, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया -1, ठीक है। तो y जब 1 आया तो यहाँ पे y का वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, y यानी -1 और -1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, सॉल्यूशन सेट जो आएगा -2, -1, ठीक है। यानी -2, -1 जो है इसमें रखेंगे तो हमें क्या करेगा, ये दोनों लीनियर इक्वेशन का एक साथ सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो गया, एक से किसी एक का, x या y दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालो और दूसरे में ले जाके पुट कर दो, सॉल्व करो, निकल के आ जाएगा y का वैल्यू, वापस उस y का वैल्यू किसी एक में रख के या फिर यहीं पे रख के x की वैल्यू निकाल लें। तो वो क्वेश्चन देख के पता चलता है कि किसको ले जाए उधर और किसको इधर रखे, ठीक है। कौन से इक्वेशन से उधर ले जाए और कौन से इक्वेशन से नहीं लेके जाए, वो क्वेश्चन को देखो और जिसमें आसान हो ले जाना, आसान हो ले जाके पुट करना, उसका करते हैं हम लोग फिर, ठीक है। इसके आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो यहां से भी दिख रहा है आसान है कि पहला से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे में ले जाके पुट कर देंगे। तो इससे अगर हम लोग देखें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 और -2y, x की वैल्यू, इस x की वैल्यू इसमें ले जाके क्या करना है, पुट कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स के जगह पे हम लोग रखेंगे -1 -2y -3y इक्वल टू कितना 12, ठीक है।
तो यहां से देखो तो मल्टीप्लाई करो तो -2 -4y -3y इक्वल टू कितना 12। ठीक है, अब कितना होगा ये माइनस माइनस प्लस, तो ये -7y हो जाएगा और इस -2 को उधर ऐड कर देंगे तो 12 + 2 कितना 14, -7 से डिवाइड करेंगे तो 14 अपॉन -7 कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -2। जब y 2 आ गया तो इसमें वापस रख देंगे, y की वैल्यू -2 आ गया तो इसमें रख देंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा -1 -2 इंटू -2 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 + 4 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया 3, -2। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आसान सा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें भी सेम, ये पहला इक्वेशन मान लिए, ये दूसरा मान लिए। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये यहां पे देखेंगे ना, यहां पे थोड़ा सा लेंदी जैसा दिख रहा है ना, तो 2x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 2। तो यहां से भी सेम काम करना है, किसी एक को इधर रखना, बाकी सबको उधर लेके चले जाना। तो फ्रॉम सेकेंड वाला से आसान है निकालना, है ना, इससे हम लोग निकालते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से क्या आ जाएगा, x अपॉन ए इक्वल टू y अपॉन बी को उधर लेके चले जाओ तो 4 + y अपॉन बी। ए को उधर लेके जाएंगे तो ये a जो है ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी a इंटू 4 + y अपॉन बी, ये हो जाएगा x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू क्या करना है, फर्स्ट में ले जाके पुट कर देना है। तो इस x की वैल्यू इसमें रख दो। यहां से देखो तो ये 2 अपॉन a है और x के जगह पे हम लोग रखेंगे ना कितना, a इंटू x के जगह पे हम लोग जो रखेंगे वो है a इंटू 4 + y अपॉन b। तो देख लो 2/a था, x के जगह पे मैं लाके ये रख दिया। ठीक है, प्लस y अपॉन बी इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 है एज इट इज। ठीक है, ये a से a कैंसल आउट हो जाएगा, 2 यहां मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 4 कितना 8 प्लस 2y अपॉन बी प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 2। 8 को उधर माइनस कर दो और ये 2y प्लस y, एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दें तो 3y प्लस b इक्वल टू कितना होगा, 2 - 8 कितना हो जाएगा -6। तो y की वैल्यू जो आएगी -6b/3, b मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड तो b 2 से कट गया। दिस इंप्लाइज की y की वैल्यू कितना आ गया, -2b आ गया। ठीक है, y की वैल्यू 2b आया। अब इसको वापस यहां रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू a इंटू 4 प्लस y के जगह पे -2b डिवाइडेड बाई b, -2b डिवाइडेड बाई b करेंगे यहां पे तो b से b कट गया, यानी x इक्वल टू 4 - 2 तो 2a आ जाएगा। यानी सॉल्यूशन जो हमारा आ गया दोनों का एक साथ, वो आ गया x की वैल्यू 2a और y की वैल्यू कितना आ गया -2b। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग फर्स्ट मेथड तो ये हम लोग देख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया होगा। आई होप कि आप लोग का क्लियर हो गया, 2-3 एग्जांपल से मैं समझा दिया। कुछ नहीं करना है, एक से किसी एक इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकेंड मान लो, किसी एक में से तुम x या y किसी में से निकाल के दूसरे में ले जाके पुट कर दो। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको उधर लेके चले जाएंगे पहले इक्वेशन से और दूसरे में x के जगह पे वो सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, या फिर जो आसान लगे, जिससे हम लोग सब्स्टिट्यूट करना आसान लगे उसको करते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। तो अब हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, क्या, एलिमिनेशन मेथड। यानी कि पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करना सीख लिए, अब एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। नाम से भी पता चल रहा होगा कि एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट किसको करना है, क्योंकि 2 वेरिएबल है x एंड y, तो उसी में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे तभी तो दूसरे के वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे, है ना। सब्स्टिट्यूशन में भी हम लोग वही कर रहे थे, एक से दूसरे में निकाल के जो पुट कर रहे थे x या y का वैल्यू, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे थे ना कि एक वेरिएबल को हटा दे, सिंगल वेरिएबल में एक इक्वेशन बन जाए। सिंगल वेरिएबल में बनने से सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है।
तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल को किसी तरह से हटाने की कोशिश करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके, दोनों में से कुछ भी करके हमें एक वेरिएबल को हटा देना है। ठीक है, अब किसी भी दो वेरिएबल को या दो चीज को हटाने के लिए हमारा सेम होना चाहिए, यानी x और x है तो x होना, 2x और 2x है तो 2x होना चाहिए, तभी हम माइनस करके हटा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल से कि कैसे एलिमिनेट करते हैं किसी एक वेरिएबल को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या गिवन है, 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन गिवन है 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए कोई एक वेरिएबल तो सेम होना पड़ेगा ना, या तो x एक जैसा होना चाहिए, 11 और 7 है तो, या फिर 15y वाला, तभी तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे तो होगा नहीं अभी। तो एक काम करते हैं ना कि सर ये y और y को एक प्लस में एक माइनस में, तो या तो हम y को सेम बना दे या x को सेम बना दे, दोनों में से किसी को भी एक सेम बना सकते। तो जब ऐसा कुछ होना तो हम एक काम करते हैं, x को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो x वाले 7 से इसमें करते हैं और इसके वाले से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यानी सिंपल सा अगर बोला जाए तो इस पूरे इक्वेशंस में हम लोग इससे 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और इस 11 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। ठीक है, जब भी कुछ ना दिखे ना, एक जैसा अगर दिख जाता तो अच्छा होता, अभी नहीं दिखा, पहले बनाना पड़ेगा एक जैसा। तो x को सेम बनाना चाह रहे हैं हम लोग, तो इसके कोफिशिएंट से इसको और इसके कोफिशिएंट से इसको, तो साफ साफ दिख रहा होगा ना कि 7 से करेंगे तो ये 77, इसमें 11 से करेंगे तो 77, सेम बन जाएगा ना, तो कर देते हैं। अब चूंकि से अपने मन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो LHS और RHS दोनों में तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी पूरे में। तो इसमें करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 77x प्लस 105y और प्लस यहां से कितना आ जाएगा 161। ठीक है, इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 11 से मल्टीप्लाई करो तो 77x माइनस 22y और यहां से करो तो माइनस 220 इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब एलिमिनेट करना है तो ध्यान से देखो कि 77x और 77x दोनों प्लस में है। हटाने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर एक प्लस में होता एक माइनस में तब ऐड करते, चूंकि है ना प्लस माइनस रहेगा तभी तो दोनों ऐड होके 0 होता। अब चूंकि इसमें दोनों प्लस है तो हम लोग एक काम करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस इस पूरे इक्वेशन में इसको माइनस करने, तो इसीलिए माइनस ये भी, माइनस ये भी, माइनस ये, और इधर तो 0 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 77 माइनस 77 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये पहले तो ये अच्छा 105 में 22 को माइनस कर रहे हैं, माइनस 22 को, तो पहले तो ये माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये 105 है 22 है, दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा 127y, और ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे ना तो आ जाएगा 381 इक्वल टू 0। आ गया इतना। यहां से अब y का वैल्यू अब आसान है, 381 को उधर लेके जाओ तो 127y इक्वल टू माइनस 381, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी 3 टाइम्स कट जाएगा। 127 3 जा 381 है, तो y का वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया। ठीक है, तो एक को एलिमिनेट कर दिए तो अपने आप ही देखो एक का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू आ गया तो किसी एक में रख दो, इसमें, इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चारों में से किसी में। लेकिन हम लोग उसमें रखते हैं जो थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़े, तो इसमें रखने में ज्यादा फायदा है। इसमें हम लोग रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा x की वैल्यू, तो 7x माइनस 2 इंटू -3 और -20 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो तो 7x और ये माइनस माइनस प्लस 6 और -20 इक्वल टू 0। तो यहां से आ रहा है 7x माइनस 14 इक्वल टू 0। 14 को उधर ले जाओ, 7 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू कितना 2, यानी कि सॉल्यूशन सेट क्या आ गया 2, -3 है ना।
हम लोग दोनों केस में, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, दोनों केस में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को हटाने की कोशिश करते हैं, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा क्या है, वैल्यू फाइंड हो जाता है एक का, फिर उसके हेल्प से दूसरे का भी फाइंड हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन, फिर इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल सा है, तो हम लोग देखेंगे। हाँ, इक्वेशन ध्यान से देखना कि एक्स वाई कांस्टेंट, यहां पे उल्टा दिया हुआ है, वाई एक्स और कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको हम एक्स को पहले वाई को बाद में लिखेंगे, तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, चूंकि एक पास एक साथ एक जैसा तो दिखना चाहिए ना। 3x + 7y + 10 = 0, और इसको हम लोग क्या करेंगे, -2x, चूंकि -2x है तो पहले लिखेंगे, +y और -3 = 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब देखो x वाले एक साथ, y वाले एक साथ, कांस्टेंट वाले एक साथ। ठीक है, अब इसमें से हमें एलिमिनेट करना है, किसी एक को एलिमिनेट करना है, x या y को। तो हम लोग कोशिश करते हैं x को ही करने का। तो यहाँ 3 है जबकि यहाँ 2 है, तो एक काम करते हैं ना, इस पूरे में 2 से कर देते हैं और इस पूरे में 3 से कर देते हैं। जब 2 से करेंगे तो यहां से देखो, यहां से इक्वेशन क्या मिलेगा, 6x + 14y + 20 = 0। इससे जब करेंगे तो आ जाएगा -6x और +3y और -9 = 0, -9 = 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गया। अब चूंकि एलिमिनेट करना यानी x वाला वैल्यू देखो सेम आ गया, 6x और 6x हटाना है मेरे को। तो अब बताओ, एक प्लस में एक माइनस में, तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट? ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों ऐड करेंगे, यानी प्लस में ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। तो यानी सिंपल सा है, माइनस जब करना होता है तब माइनस लिखते हैं, बाकी प्लस करना है तो हम लोग को पता है डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो 6 में -6 को ऐड करेंगे तो ये कैंसल आउट, 14 + 3y कितना आ जाएगा, 17y, 20 - 9 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, +11 = 0। दिस इंप्लाइज कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11/17। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -11/70। ठीक है, आसान सा है। ठीक है, अब इस y का वैल्यू किसी एक में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगा, यानी कि हम लोग इसमें रख देते हैं, किसी एक में, पहले वाले में ही रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3x + 7 × y के जगह पे हम लोग रखेंगे -11/17 और +10 = 0। तो यहां से देखो तो 3x -77/17 और +10 = 0। हम कांस्टेंट को उधर लेके जाते हैं, 3x = आ जाएगा 77/17 प्लस -10, यहां से करेंगे हम लोग, 3x = आ जाएगा, एलसीएम लो 17, तो 77 - 107। जब माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा 3x = -93/70। 3 से डिवाइड करो तो ये कट रहा होगा 3 से 31 टाइम, यानी x की वैल्यू आ जाएगा -31/17। ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा इस दोनों का, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -31/17 और एक आ जाएगा -11/17। ठीक है, आसान सा है। तो हमें सिंपल सा है, क्या ये ध्यान देना है थोड़ा सा सॉल्व करते टाइम, एक्स वाई कांस्टेंट, तो एक्स वाई कांस्टेंट हमेशा, चाहे हमें वो चेक करने को बोलेगा ना जबकि कितने सॉल्यूशन होंगे, वो जब हम चेक भी करेंगे a1/a2 b1/b2, उसमें भी ध्यान देना है कि एक्स वाले एक साथ, वाई वाले सामने सामने और कांस्टेंट वाले सामने सामने होना चाहिए। तो ये हुआ एलिमिनेशन मेथड का, यानी x और y को क्या बनाना है, किसी एक को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट से इसमें और इसके कोफिशिएंट से इसमें, दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई इतना ध्यान रखना है कि पूरे में करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ इसमें कर देंगे, पूरे इक्वेशंस में, इसमें भी पूरे इक्वेशंस में करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डेसिमल वाला आ गया कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी हमारा काम क्या है, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, रियल नंबर कुछ भी हो, मुझे क्या दिक्कत है, हमें सब क्या करना है, एक्स और वाई को क्या करना है, सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए देखते हैं, ये 0.4 है, ये 0.7 है, ये 0.3 0.2। अगर हम लोग
0.2 से इसमें और 0.3 से इसमें करें, तो इस बार y वाले को मैं सेम बनाता हूँ। x वाले को एक बार सेम बना लिए, y वाले को अब सेम बना के देखते हैं हम लोग। क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो ऐड कर देंगे बाद में इक्वेशंस को। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 0.2 से मल्टीप्लाई, और इसमें क्या करते हैं 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस पूरे इक्वेशंस में हम लोग 0.2 और इसमें पूरे में 0.3 से करते हैं। इसमें भी देखो x वाले एक साथ, y वाले एक साथ, कांस्टेंट एक साथ। कांस्टेंट दोनों इस साइड हो चाहे दोनों उस साइड हो, तब कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, है ना, सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहला वाले में, तो कितना आ जाएगा 0.08x। इसको करेंगे तो प्लस आ जाएगा 0.06y इक्वल टू 1.7 को करेंगे तो 17 2 जा 34, तो यानी 0.34। ये हो गया पहला। दूसरा वाले क्या हो जाएगा 0.21, तो यानी कि 21x, और यहाँ आ जाएगा माइनस 0.06y, और इधर आ जाएगा 0.24। यानी दोनों इक्वेशंस को देखें तो x वाला अलग अलग है। अब y क्या बन गया सेम 0.06y 0.06y। अब दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड जब करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, ये दोनों ऐड होके कितना होगा 21 प्लस 8 कितना हो जाएगा 29x, यानी 0.29x इक्वल टू, इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 0.58 आ रहा है। यानी कि x की वैल्यू साफ साफ दिख रहा है कि ये डेसिमल से डेसिमल हट के x की वैल्यू 2 आ जाएगा। सिंपल सा है ना, एलिमिनेट कर दिए। चूंकि एक प्लस में था एक माइनस में, तो मैं दोनों को ऐड कर दिया। अगर साइन प्लस प्लस होता या फिर माइनस माइनस होता सेम साइन का, तो माइनस करना पड़ता। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 इसमें रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू इसमें रखो 0.4 इंटू 2 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। ये 0.8 आएगा, उसको माइनस कर देंगे उधर ले जाके, 0.3y इक्वल टू आ जाएगा 1.7 माइनस 0.8 0.9, डिवाइड करेंगे तो y के वैल्यू कितना आ जाएगा 3। यानी कि सॉल्यूशन सेट आ गया हमारा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितना 3। आसान सा है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस तरह का अगर इक्वेशन हुआ, इसको सॉल्व करना। अब इसमें लिख के नहीं आया कि किस मेथड से करना है, तो वो हम लोग देखते हैं कि किससे करना ज्यादा आसान है। एलिमिनेशन मेथड में भी कभी कभी हार्ड होता है ना। अब कोई बड़ा सा नंबर दिया हो, उससे मल्टीप्लाई उसमें करो, फिर इससे इसमें करो, तो थोड़ा सा लंबा चला जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसको जो अच्छा लगता हो, यानी जिसको जिसमें कंफर्टेबल हो, सॉल्व करना आता हो जिस मेथड से, उससे कर सकते हो। अगर लिख के नहीं आया तो, अगर लिख के आया तो हम लोग करना पड़ेगा जिस मेथड से बोलेगा उस मेथड से। अब इसमें दिक्कत ये है कि सर 7y प्लस 3 है, 4 इंटू वाई माइनस 2 है, ये तो कुछ अजीब सा ही दिख रहा है, अलग सा। तो एक काम करते हैं ना, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला इक्वेशन से देखो, 7 को क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे देखो, 7y प्लस 21, इस -2 से दोनों में करेंगे तो -2x और -4 इक्वल टू कितना 14। अब हम लोग देखें यहां से तो 7y 21 - 4 कितना 17, यहां से -2x है और 21 - 4 हो जाएगा कितना 17। 14 को इधर लेके आ जाए तो -14 इक्वल टू 0, यानी कि ये बन गया कितना -2x को पहले अब लिखते हैं, -2x प्लस 7y और -14 इक्वल टू 0। ये बन गया पहला इक्वेशन। यानी ये वाला सिंप्लीफाई होके ऐसा आ गया, सिंपल सा आ गया, है ना। इसी तरह से इसको करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहां से। तो पहले मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4y - 8, यहां से करेंगे तो 3x - 9 इक्वल टू कितना 2। 3x को पहले लिख लेते हैं, 4y को बाद में, और -8 - 9 -17, 2 को इधर ले आओ तो -2 इक्वल टू 0, यानी कि 3x प्लस 4y - 19 इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशंस बन गया हमारा ये, ठीक है। तो ये पहला बन गया, ये दूसरा बन गया। अब दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से चाहे सब्स्टिट्यूशन से, दो में से जिससे मन मर्जी करे किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
तो ये इस तरह देख के डरना नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई करके हम लोग इस तरह से बना लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसको आप लोग के लिए होमवर्क ये कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम x/7 y/3 = 5। यहाँ मिट गया, मान लेते हैं कुछ और भी यहाँ पे, यहाँ x/3 - y/7 इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं ये 6 है। ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गया। हमें इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है, इसको भी करना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। हम लोग 7 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे। देखो पहला इक्वेशन रिड्यूस कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, यहाँ से कितना आ जाएगा 3x, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ कितना आ जाएगा 7y, और नीचे एलसीएम कितना था 21 इक्वल टू कितना है 5 है। यानी कि देखा जाए तो कितना बन जाएगा 3x + 7y इक्वल टू 105। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन में भी यहां से कितना आ जाएगा 7x - 3y इक्वल टू डिवाइडेड बाई 21 इक्वल टू 6। यानी यहां से देखें तो 7x - 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 126। ये बन गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो पहला इक्वेशन 3x + 7y इक्वल टू इतना, दूसरा 7x - 3y इक्वल टू 126। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इससे सिंप्लीफाई कर दिया इसमें। अब इसको दोनों में से चाहे जिससे है तो एलिमिनेशन से करेंगे ना, तो इसमें देखो 3 है, यहाँ 7 है, इसमें पूरे में 7 से कर दो और इस पूरे में 3 से कर दो, तो x वाला सेम बन जाएगा। फिर दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रूट वाला को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग एक एक करके सब देख लिया ना, नॉर्मल वाला देख लिए, नॉर्मल कोई रियल नंबर दिया हो, फिर डेसिमल वाला देख लिए, फिर मिक्स करके दिया था वो फ्रैक्शन वाला देख लिए। अब एक इर्रेशनल वाला बचा, यानी रूट वाला बचा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी सेम काम उतना ही करना है, जो है ना हम लोग जिससे भी अच्छा लगे, जिससे भी सुविधा हो, यानी कि आसान लगे। तो इस केस में एलिमिनेशन मेथड ही ज्यादा आसान होता है। तो देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन। मान लो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। हमें करना क्या है, बेसिक्स क्या है हमारा, किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना है, या तो x को या तो y को। ठीक है, हम x को बनाने की कोशिश करते हैं। ये √2 है, ये √3 है। कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या कैसे इक्वल बना है, सिंपल सा, इसके कोफिशिएंट से इसको और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो। यानी इसको हम लोग कर देंगे किससे, √3 से, और इसको कर देंगे किससे, √2 से। जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला बन जाएगा कितना, √6x माइनस √3 इंटू √3 कितना 3y इक्वल टू 0। इसमें √2 से करेंगे तो √6x और माइनस √8 इंटू √2, तो √16 से निकल के क्या आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 0। जब दोनों को अब देखो √6x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये √6 और √6 कट जाएगा, -3y + 4y, y बचेगा इक्वल टू 0। यानी y का एक वैल्यू क्या आ गया 0। जब y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, √2x माइनस √3 इंटू 0, तो 0 इक्वल टू 0। यानी कि √2x इक्वल टू सिंपल सा क्या आ गया 0। यानी कि x की वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0। तो यानी इस तरह के सॉल्यूशन सेट का क्या सॉल्यूशन होगा 0,0। यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव में आया ना तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे, अगर x और y है, x और y कांस्टेंट टर्म अगर 0 होता है ना, कांस्टेंट टर्म अगर नहीं हो ना, तो फिक्स है कि x और y का एक सॉल्यूशन पक्का 0,0 होगा। देखो 0 इंटू √2 करेंगे 0, माइनस 0 इंटू √3y करेंगे तो √3 इंटू 0 करेंगे तो 0, यानी 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा 0। यानी जब कांस्टेंट टर्म अगर ना हो ना तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि एक सॉल्यूशन क्या होता है 0,0 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी तक जितना पढ़े ना वो आई होप कि जनरली सबको आता है। ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम में है ना कि तुम्हें लैंग्वेज में दिया रहेगा क्वेश्चन, इक्वेशंस दिए नहीं रहेंगे। अभी तक जो था इक्वेशंस गिवन था, अब हमें इक्वेशंस पहले बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी डबल काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले
हम लोग इसको एक एक करके अलग अलग तरह का क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना, एज बेसिस, फ्रैक्शन पे, नंबर से रिलेटेड, फिर स्पीड से रिलेटेड, फिर स्ट्रीम जो बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड, ये अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस टाइप्स होते हैं ना, हम एक एक करके डील करेंगे। सब टाइप्स के अलग, सारे टाइप्स के हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे, ठीक है। अगर इक्वेशन बनाना आ गया तो मतलब सॉल्व भी करना आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सबसे आसान क्वेश्चन कॉस्ट से रिलेटेड है ना, इस तरह से। इसको कैसे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, इसको सबसे पहले हमें क्या है ना, गिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो एक एक करके, यानी कि हम लोग पूरे एक साथ क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के और इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जो दिया रहता है ना लैंग्वेज में, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश कर। जैसे मैं बनाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे 4 चेयर्स एंड 3 टेबल कॉस्ट 2100, 4 चेयर और 3 टेबल का एक साथ प्राइस कितना है, 2100। तो बात यहां आता है, सर एक चेयर का प्राइस कितना है। जो एक भी ये ध्यान रखिएगा ना कि जो लास्ट में पूछेगा ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड द कॉस्ट ऑफ टेबल, अलग अलग पूछ रहा है, तो यही इसी को हम एक को x मानते हैं, एक को y मानते हैं। जो लास्ट में पूछेगा तुम्हें फाइंड जो करना होगा, उसी में से एक को x और एक को y, दोनों में जिसका मन करे उसका। तो यही इसी से लिए तो हमारा एक साथ पता है कि 4 चेयर खरीदे, 3 टेबल खरीदे, सब मिला के कितना देना पड़ रहा है हम लोग को, 2100 देना पड़ रहा है। बट हम लोग को यही नहीं पता है ना कि एक चेयर का प्राइस कितना है और एक टेबल का कितना है। तो उसके लिए हम लोग मानते हैं कि लेट चेयर का जो प्राइस है, कॉस्ट ऑफ अ चेयर हम लोग मान लेते हैं कितना, कॉस्ट ऑफ अ चेयर इक्वल टू x मान लेते हैं, और साथ साथ कॉस्ट ऑफ अ टेबल जो है हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। कॉस्ट ऑफ अ टेबल y मान लिए, ठीक है। अब पता चल गया कि एक चेयर का प्राइस x है तो 4 चेयर का कितना होगा, 4x होगा। एक टेबल का प्राइस y है तो 3 टेबल का 3y, और कह रहा है दोनों मिला के कितना हो रहा है कॉस्ट 2100। तो यानी पहला एक रिलेशन क्या बन गया, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2100, ये आ गया। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। हम लोग अभी जो पीछे पढ़ रहे थे सब तो इस तरह से दिया रहता था, इसमें क्या है देखो पहले बनाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा केस कह रहा है कि एंड 5 चेयर एंड 2 टेबल्स। अब वही चेयर और टेबल, अब क्या किया है ना, 5 चेयर खरीदा कोई और 2 ही टेबल खरीदा है, तो कॉस्ट कितना लग रहा है, 1750 है ना, यानी कि 1750 लग रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, चूंकि एक चेयर का प्राइस कितना x है तो 5 चेयर का कितना होगा 5x, प्लस दो, एक टेबल का प्राइस कितना है y है तो 2 का कितना होगा 2y, और दोनों मिलके कितना हो रहा है 1750। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यानी जो मैथमेटिकल फॉर्म में दिया था उसको हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, लैंग्वेज में जो दिया था, हमारा वर्ड प्रॉब्लम जो दिया था वो लैंग्वेज में, उसको हम लोग मैथमेटिकली इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिए, इस लीनियर इक्वेशन में। अब इसको सॉल्व करके तुम्हें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। जो x की वैल्यू आएगा वो कॉस्ट ऑफ चेयर, और जो y की वैल्यू आएगा वो कॉस्ट ऑफ टेबल। तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर दो। चलो एक को करता हूं, आसान सा है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 4x है, 3y है, 5x और 2y है, तो फिर से सेम तो नहीं दिख रहा है, तो किसी एक को सेम बना के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं ना, x को सेम बनाना हो तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो इससे बढ़िया है कि हम y को सेम बना देते हैं, क्योंकि छोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 है, ये 2 है, तो इसमें हम लोग 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, और इसमें हम लोग कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। जब 2 से करेंगे तो ये पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा 8x, इस 2 से इसमें करते हैं तो 8x प्लस 6y, 8x प्लस 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4200, ठीक है। और 3 से इसमें करते हैं तो कितना आ जाएगा 15x प्लस 6y इक्वल टू, 3 से करेंगे तो ये कितना आएगा 0, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22 और 3 2 जा 5, यानी ये आ गया 5250, ठीक है। अब देखो
6y और 6y क्या बन गया, सेम बन गया। तो यहां से हम लोग जब माइनस करेंगे दोनों को तो ये कट जाएगा, ठीक है। 8x माइनस 15x कितना हो जाएगा, -7x। और इधर RHS में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले इसमें से इसको कर लेते हैं। तो ये 0, 5 - 0 5, 2 - 2 0, 5 - 4 1, और चूंकि ये बड़ा वाला है तो -1, माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक है। ये माइनस, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 105/7। ये 7 से 15 यानी कि 150 से कटेगा। तो सिंपल सा है कि x का वैल्यू कितना आ गया 150। जब x की वैल्यू 150 है, इसमें रख के देख लेंगे y का वैल्यू निकल जाएगा। तो 4 × 150 प्लस 3y = 20, 121। यहां से देखेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है, ये 600, उधर माइनस करेंगे तो 15, तो 3y = 1500। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 500। यानी कि एक चेयर का प्राइस कितना हो गया 150 और एक टेबल का प्राइस कितना हो गया 500 रुपीज, है ना। तो सॉल्व करना तो आता है आप लोग को एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, मेन है क्या कि उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना। इक्वेशन बनाना आ गया तो सॉल्व करना तो आ ही जाएगा, सिंपल सा है। तो मैं अब आगे से सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका इक्वेशन बनाना सिखा दूंगा, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड टाइप्स का क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर का सम कितना गिवन है 35 और उसका डिफरेंस कितना है 13 है। तो यहां तो पता ही नहीं है वो दो नंबर है कौन, फाइंड द नंबर्स। तो दोनों नंबर्स पता ही नहीं है। एक काम करते हैं, एक को हम लोग मान लेते हैं लेट बी द नंबर x, लेट वी द numbers x and y, let be the numbers are x and y, are x and y। दो नंबर मान लिए, एक x है एक y है, ठीक है। अब सिंपल सा है सम ऑफ टू नंबर, यानी कि x + y दोनों को जब सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 35। दोनों का डिफरेंस जब कर रहे हैं, हाँ यहां पता है, मान लेते हैं पहले ही कि x क्या हो बड़ा हो, यानी कि x जो है बड़ा वाला नंबर और y छोटा वाला नंबर है। क्यों, क्योंकि जब डिफरेंस करेंगे ना तो अगर बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव में आएगा। अगर y अगर मान लो बड़ा होता तो वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है सॉल्यूशन में। तो दूसरा केस क्या है, x - y = कितना है 13 है। दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू, तो दोनों ये तो सिंपल सा है, दोनों को एलिमिनेट, y सेम है x भी सेम है, या तो माइनस कर दो या तो प्लस कर दो। मैं प्लस करूंगा चूंकि एक प्लस में एक माइनस में, प्लस करने से ये डायरेक्ट कट जाएगा। x + x कितना 2x = इधर कितना आ जाएगा 48, और यहाँ से तो आ जाएगा कितना x की वैल्यू 24। एक 24 है तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 35 - 24 11 आ जाएगा। यानी एक सॉल्यूशन क्या हो गया, नंबर्स कौन हो गए 24 और y का वैल्यू 11। अपने आप देखो x बड़ा आ गया कि नहीं y यहां से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन सेकेंड टाइप्स का। थर्ड टाइप्स पे चलते हैं हम लोग, आसान सा है। थर्ड टाइप्स का क्वेश्चन है कि इन अ 2 digit number the 10th digit is 3 times the unit digits, when the number is decreased by 54 the digits are reversed, find the numbers। नंबर्स फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड करना है। एक ही नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, उसमें देखो दोनों डिजिट में रिलेशन दिए हैं और फिर उस नंबर में कुछ ऐड करने से वो नंबर पलट जाता है। ये दो केस दिया हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि लेट, हम लोग मानते हैं कि वो नंबर जो है, मान लिए लेट बी द नंबर, या फिर लेट द नंबर भी हम लोग मान लेते हैं, लेट द नंबर इज क्या मान लेते हैं x एंड y मान लेते हैं, या फिर लेट द नंबर बी x y, इस तरह से मान लेते हैं। यानी 2 डिजिट का नंबर, सिंपल सा कहने मतलब 23। तो देखो ये यूनिट पोजीशन पे, ये 10th पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो x y मान लिए, यानी y हो गया यूनिट पोजीशन पे और 10 x क्या हो गया हमारा 10th पोजीशन पे, है ना।
तो यहां से देखो इन अ 2 डिजिट नंबर 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। 10th प्लेस वाला जो है ना यूनिट डिजिट से कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। यानी कि एक रिलेशन दिया हुआ है कि x जो है y का 3 टाइम्स है, ये पहला रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54, इसको 54 से माइनस किया गया। अब एक सेकेंड कि ये तो डिजिट के अकॉर्डिंग है ना कि ये x एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, वो नंबर है। लेकिन हम लोग किसी नंबर को जैसे कि मान लो 25 को लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, यानी जो जिस पोजीशन पे होता है उसको उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। जैसे 5 यूनिट पोजीशन में तो 5 इंटू 1 प्लस 10 कहाँ पे है, 10th पोजीशन पे है 2, तो 2 इंटू 10। यानी कि हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में। हमें 2 डिजिट अगर मालूम हो, मान लो कि एक 5 हो और एक 4 हो, ऐसे 2 अलग अलग डिजिट मालूम हो, इससे नंबर बनाना हो तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे। अगर हम इसको यूनिट पे मानते हैं, इसको 10th पे मानते हैं, तो नंबर जो यहाँ से बनाए गए हम लोग नंबर जो बनाएंगे वो कैसे बनेगा, वो नंबर जो आएगा वो आएगा 5 इंटू 10 करके, चूंकि ये 10th प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है, तो प्लस 4 इंटू 1, यानी कि सिंपल सा यहाँ से कितना आ जाएगा 54। यानी इस तरह से लिखना पड़ेगा हम लोग को नंबर बनाने के लिए। तो x और y 2 डिजिट है, ये यूनिट पे है, ये 10th प्लेस पे है, तो नंबर कैसे बनेगा, हमारा जो नंबर होगा वो होगा 10x प्लस y, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, यानी इसको इस फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें 54 को कह रहा है डिक्रीज किया गया है, डिक्रीज जब करेंगे यानी कि 10x प्लस वाई माइनस 54 करेंगे, माइनस करेंगे तो ये कह रहा है कि डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट पलट जाता है। डिजिट पलटने का मतलब अब हो गया हमारा yx, जब yx हो गया तब अब नंबर कैसे होगा, तब इससे हम लोग नंबर कैसे बनाएंगे, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स बनाएंगे। तो यानी अब इसमें जब 54 को माइनस किए तो नंबर जो है ये पलट गया, पलट गया मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, 10y प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सा है ना। हम लोग नंबर माने थे कि 2 डिजिट, यूनिट प्लेस पे y माने थे और 10th प्लेस को x माने थे, तो दोनों में रिलेशन दिया हुआ था कि 10th प्लेस वाला नंबर जो यूनिट से 3 टाइम्स, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कह रहा था कि इससे जो नंबर बन रहा है, नंबर ये बन रहा है 10x प्लस वाई, इसमें से 54 को माइनस कर रहे हैं तो नंबर जो है वो रिवर्स हो जा रहा है। रिवर्स होने का मतलब डिजिट पलट जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 54 है, अब ये हो जाएगा 45, यानी इसमें से अगर हम लोग -9 किए तो देखो पलट गया कि नहीं डिजिट्स, तो इसको हम लोग 10 इंटू 5 प्लस 4, इसको 10 इंटू 4 प्लस 5, यानी इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, सबको इधर लेके आओ, तो इधर आ जाएगा कितना 10x, x इधर आएगा तो -x प्लस y, 10y इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -10y, और 54 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 10x माइनस एक्स कितना 9x, और y माइनस 10y माइनस 9y इक्वल टू 54, 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये बन गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। सिंपल सा, पहला ये है, दूसरा ये। तो इसमें ज्यादा आसान है किसको सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि x y के टर्म्स में ऑलरेडी है, x की वैल्यू इससे निकाल के उसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा देखो 3y माइनस वाई इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6, यानी y की वैल्यू कितना 3, जब y 3 आ गया तो x कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 9, यानी कि नंबर हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 प्लस 3, यानी कि नंबर जो हो जाएगा वो 93 हो जाएगा। सिंपल सा है ना। तो इस तरह की चीज को ऐसे ही हम लोग पहले नंबर जब भी होगा ना, नंबर ध्यान रखना कि नंबर हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई और 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके हम ऐड करके लिखते हैं, ठीक है। फिर जब पलटेंगे तो डिजिट चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, फिर उसको नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, ये ध्यान रखना इसमें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है क्या, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 121 एंड द 2 डिजिट डिफर बाय 3, देन फाइंड द नंबर। इसको भी देखो, 2 डिजिट का नंबर है, कह रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 121, यानी कोई नंबर है
और उसके डिजिट को पलटने के बाद जो नंबर आया, यानी ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 121। पहला रिलेशन दिया है। दूसरा देखो आगे कह रहा है एंड द टू डिजिट डिफर बाय, और दोनों डिजिट के बीच में डिफरेंस, यानी कोई एक डिजिट जैसे वहां था ना 9 और 3, तो दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस क्या था 9 - 3 6। यहाँ पे दो डिजिट ऐसा है जिसके बीच का डिफरेंस कितना है 3 है। तो हम लोग मानते हैं एक डिजिट को यूनिट प्लेस को हम लोग x मान लेते हैं और 10th प्लेस को y मान लेते हैं, सॉरी यूनिट 10th प्लेस को x और यूनिट प्लेस को y मानते हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि x बड़ा है y से, 10th प्लेस वाला यूनिट प्लेस वाले से बड़ा है मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहां से x y एक ये हो गया यूनिट प्लेस वाला, ये हो गया 10th प्लेस वाला, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है कि अगर हम लोग मानते हैं कि f x जो है हमारा x जो है x ग्रेटर देन y है, इस केस में हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हो गया पहला दोनों डिजिट का डिफरेंस, है ना। जैसे मान लो 6 3 होता तो 6 माइनस 3 कितना 3 आता, तो दोनों डिजिट का डिफरेंस निकाले ना, तो ये पहला रिलेशन हो गया। अब नंबर क्या बनेगा इससे, चूंकि ये डिजिट है हमारा यूनिट प्लेस पे कौन सा था, यूनिट प्लेस पे y है, 10th प्लेस पे x है, तो नंबर क्या आएगा, नंबर बन जाएगा 10x प्लस y। रिवर्स करने के बाद क्या, जब रिवर्स इससे करेंगे तो रिवर्स करने के बाद ये आ रहा है, तो यहां से नंबर क्या मिल रहा है, तो 10y प्लस x, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y और रिवर्स नंबर 10y प्लस x, दोनों को ऐड करके कितना कह रहा है कि आ रहा है 121 आ रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ है तुम्हारा पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन क्या दिया था, ये वाला दिया था। हम लोग दोनों को लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लिख दिए। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो तो 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x, और y प्लस 10y कितना हो जाएगा 11y इक्वल टू कितना, ये 121। 11 कॉमन लेके डिवाइड करो तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करना है, आसान से है, दोनों को ले जाके ऐड कर दें। सिंपल सा लग रहा है कि हम दोनों को ऐड कर देना फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो यहां से कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 11। दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, x प्लस x कितना आ जाएगा 2x, और इधर 11 प्लस 3 कितना 14, तो x की वैल्यू कितना आ गया 7, एक 7 आ गया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, सिंपल सा है, x 7 है तो y की वैल्यू 4 आ जाएगा, इसमें रख दो x 7 को उधर, तो y का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। यानी नंबर जो हमारा हो गया ओरिजिनल, वो क्या नंबर हो गया 74 हो गया। देख लो x बड़ा होना चाहिए तो बड़ा भी है, तो 7 और 4, यानी नंबर हमारा जो हो गया वो हो गया 74। आसान सा है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 5, कर अ फ्रैक्शन बिकम 4/5 इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, पहला तो यही, हम लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा। अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, 4/5 हो जा रहा है, हमें पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन। भाई फ्रैक्शन ही नहीं पता है, फ्रैक्शन हमारा p/q के फॉर्म में होता है, तो मान लेते हैं कि लेट, हम लोग मान लिए कि फ्रैक्शन b, लेट हम लोग मान लेते हैं कि लेट फ्रैक्शन b x अपॉन वाई, ये मान लेते हैं। हमारा फ्रैक्शन मान लिए कि इस फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर को x मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं, सिंपल सा। अब क्वेश्चन में देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग एक एक करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, तो क्या क्या जो कहते जाएगा उसको हम इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते जाएंगे। क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, ये जो है 4/5 हो जा रहा है इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी इसमें और इसमें दोनों में अगर 1 ऐड करते हैं ना तो हमारा फ्रैक्शन नया वाला बन जाता है 4/5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग x में 1 ऐड किए, फिर y में 1 ऐड किए, तो ये नया फ्रैक्शन बन गया, क्या बन गया, वो बन गया 4/5। ठीक है, तो पहला इक्वेशन तो ये आ गया। अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से कितना आ जाएगा 5x प्लस 5 इक्वल टू 4y प्लस 4। अब हम लोग एक काम करते हैं, सबको इधर ले आओ, तो 5x माइनस 4y और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि कह रहा है इफ
however 5 is subtracted from both numerator and denominator the fraction becomes half। अब कितने माइनस कर रहा है, 5 को कर रहा है ऊपर नीचे दोनों में, यानी कि x माइनस 5 डिवाइडेड बाई y माइनस 5। तो ये जो न्यू वाला जो आ रहा है वो फ्रैक्शन हो जा रहा है कितना, 1/2 हो जा रहा है। तो पहला इक्वेशन ये दिया था कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये दिया था। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2x माइनस 10 इक्वल टू वाई माइनस 5, सबको इधर ले आओ तो 2x माइनस वाई, और ये हो जाएगा कितना, -10 + 5 कितना हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो ये पहला है, ये दूसरा है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। y यहाँ 4y है, जबकि यहाँ y, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एज से रिलेटेड, है ना। कह रहा है इफ ट्वाइस द सन एज इज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज द सम इज 70। कह रहा है सन का एज का दोगुना ट्वाइस करके हम लोग ऐड कर रहे हैं फादर के एज में। तो ना मुझे फादर का एज पता है और ना ही सन का एज पता है। पूछ ही रहा होगा, देखो फाइंड द एजेज ऑफ फादर एंड सन, दोनों पता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, लेट हम लोग मान लेते हैं कि फादर्स एज, फादर्स का जो एज है हम लोग मान लेते हैं, लेट हम लोग मान लेते हैं कि फादर्स का जो एज होगा, फादर्स एज बी एक्स मान लेते हैं, और फिर सन का एज मान लेते हैं, सन्स एज भी मान लेते हैं कितना, बी वाई मान लेते हैं। एक का एक्स मान लिए फादर्स का एज का, और सन का एज का क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है कि इफ ट्वाइस द सन एज, सन का एज यानी वाई है, इसको डबल करके फादर के एज में ऐड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग एक्स में यानी फादर के एज में सन का एज का ट्वाइस यानी कि 2y ऐड कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है, द सम इज 70। तो दोनों का एज का सम कितना आ जा रहा है, 70 आ जा रहा है। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, कह रहा है बट इफ ट्वाइस द फादर एज, अब फादर के एज को डबल करके ऐड किया जाए किसमें, सन के एज में, यानी कि 2x + y। तो अब जो आ रहा है द सम इज 95, सम कितना आ रहा है, 95। फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन, आसान सा हो गया। अब दोनों को सॉल्व करना है। हमें क्या है, मैथ जो लैंग्वेज में दिया था उसको हम लोग इक्वेशंस में बना दिए। अब आसान सा है सॉल्व करना। ये 2x है, ये x है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, y एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। जो x और y का वैल्यू आएगा वो फादर एंड सन का क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। हम लोग एज से रिलेटेड देख लिए, फ्रैक्शन से रिलेटेड देख लिए, नंबर से रिलेटेड देख लिए, कॉस्ट से रिलेटेड देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये वेदाटेक पार्स, हाँ अब ये डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस टाइम और स्पीड से रिलेटेड अगर दिया हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार। कुछ कार से जाता है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 600 किलोमीटर। तो कुछ में से कुछ डिस्टेंस ट्रेन से जाता है और कुछ डिस्टेंस कार से जाता है। ठीक है, he takes 8 hours if he travels 120 किलोमीटर by train and rest by car। यानी कि 600 किलोमीटर में से 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता है, बाकी जो बच गया वो कितना बच गया, 380 किलोमीटर वो किससे ट्रेवल किया है, बाई कार से किया है। तो उसको कितने टाइम्स लग रहा है, 8 आवर्स टाइम लग रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है ही टेक्स 20 मीटर लॉन्गर इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। 20 मीटर ज्यादा लग रहा है अगर 200 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रहा है और बाकी फिर वो किससे जा रहा है, कार से जा रहा है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार। ये उल्टा है, स्पीड कार का ही ज्यादा है, ट्रेन लग रहा है पैसेंजर ट्रेन से जा रहा है, तभी तो इतना ऐसा लग रहा है, उल्टा पुल्टा कहानी।
ठीक है, तो हम लोग को ये नहीं पता है, जो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार, यही नहीं पता है। तो हम लोग मान लेते हैं ना कि लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, हम लोग मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x, क्या मान लेते हैं x, और इसी तरह से स्पीड ऑफ द कार हम लोग मान लेते हैं कितना, इज y। एक की स्पीड x है, एक की स्पीड कितना है, y है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 600 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर है, तो 8 घंटा लगता है ना। तो बताओ अगर ट्रेन की स्पीड x है और 120 किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, टाइम कितना लगेगा, ट्रेन को 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 120 बाई x, ये ट्रेन की टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ट्रेन की टाइम है। और कार को कितना लगेगा, कार हमारा चूंकि 380 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको टाइम लगेगा 380 डिवाइडेड बाई y। ये ट्रेन का टाइम, ये कार की टाइम, कह रहा है दोनों मिलके कितने टाइम ले रहे हैं, 8 आवर्स ले रहे हैं, यानी जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन अब कह रहा है कि ए टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर, 20 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो ये तो 20 मिनट ज्यादा लेने का मतलब पहले 8 आवर्स ले रहा था, अब लेगा कितना, 8 आवर 20 मिनट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मिनट्स को आवर में चेंज करेंगे, यूनिट सेम होना चाहिए। तो 8 आवर पहले से था, इसमें ऐड करेंगे 20 मिनट नहीं, 20 बाई 60, आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 3, यानी कि यहाँ से ऐड होकर आ जाएगा 8 प्लस 1 बाई 3, 24 प्लस 1 5, यानी 25 बाई 3 आ जाएगा। ये आएगा सेकेंड टाइम, यानी दूसरे तरह से ट्रेवल किया है, यानी कुछ 200 किलोमीटर ट्रेन से और 300 किलोमीटर किससे, सॉरी एक सेकेंड, 600 किलोमीटर है ना टोटल, तो 120 इधर बच जाएगा 480 ना, सॉरी यहाँ 480 किलोमीटर, तभी तो 600 में 500 ध्यान में था, 600 किलोमीटर है, तो 480 किससे किया, कार से। तो इस केस में भी 200 ट्रेन से कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, 200 बाई x प्लस बाकी कितना टाइम बच गया, 200 के अलावा 400 बच गया, तो 400 को करेगा कार से, तो उसमें टाइम लगेगा 400 अपॉन y। अब दोनों मिलके कह रहा है कि टाइम कितना ले रहा है, तो 8 आवर्स 20 मिनट्स, 8 आवर 20 मिनट्स का मतलब 25 बाई 3 आवर्स, तो यानी यहां से कितना आ जाएगा 25 बाई 3। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सर माइंड में तो यही आ रहा होगा कि यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 120 बाई 480x, तो एक्स वाई के टर्म्स में आ जाएगा, एक्स वाई एंड एक्स वाई के टर्म्स में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर मैं मिटा देता हूं, इधर देखो बताता हूं मैं कि इस तरह का जब भी आए ना, तो हम लोग यहां से दोनों में देखो, तो यहां भी देखो तो x नीचे y नीचे, यहाँ भी x और y है, सेम जैसा दिख रहा है ना, एक जैसा पैटर्न हमारा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग 1/x को एक अलग वेरिएबल दे देते हैं, u द नाम दे देते हैं, और 1/y को एक नया वेरिएबल v दे देते हैं। ये मानने से ये फायदा होता है कि यहाँ चूंकि ये कुछ और नहीं है, ये 120 इंटू 1/x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 120 इंटू 1/x। देखो 121 इंटू 120 हो जाएगा, तो 1/x को u माने है ना, तो हम यहाँ पे 1/x को रिप्लेस कर सकते हैं u से, तो यानी ये वाला जो इक्वेशन है अब बन जाएगा कितना, 120u प्लस 480v इक्वल टू 8। ये वाला इक्वेशन हमारा ऐसा बन गया। अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन अब आसान लग रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है। ये हो जाएगा हमारा अब थर्ड इक्वेशन, इसको थर्ड मान लेंगे। फिर उसी तरह से ये बन जाएगा क्या, 200u प्लस 400v इक्वल टू 25/3। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। ये 120 है, ये 200 है, तो किसी एक को इक्वल बनाना पड़ेगा या सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। तो एक काम करते हैं, इसमें 20 से कर दो, इसमें 12 से कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। अब लीनियर इक्वेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा,
अब हाँ ध्यान देना कि यहां से जो u और v का वैल्यू आएगा ना, फिर वापस यहां रखेंगे। u का वैल्यू जो भी आएगा यहां रखेंगे, पलट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर v का जो आएगा यहां रख के पलट देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो वो हो जाएगा स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, आसान सा है। हम लोग इस तरह से इक्वेशंस को बनाते हैं गिवन क्वेश्चन से। एग्जाम्पल नंबर 8, a boat covers 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। अब ये हमारा बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड आ गया है ना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है एक। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि a boat cover 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है ना, जैसे कि मान लो कि ये रिवर है या फिर कुछ है, मान लो कि तालाब वगैरह कुछ भी है, मान लीजिए एक रिवर है, तो मान लेते हैं कि पानी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पानी हमारा जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि वाटर का जो स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है मान ली। तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि वाटर के डायरेक्शन के अपोजिट, वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना उसके अपोजिट आना, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ साथ, पानी के धार के साथ साथ उसके अकॉर्डिंग चलना है, उसके अलोंग चलना है। तो देखो कह रहा है अ बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। अप स्ट्रीम को कितना चल रहा है 32, डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर चल रहा है, दोनों डिस्टेंस वो गिवन है। ठीक है, ऑल्सो इट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। फाइंड करना है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। यानी बोट का भी स्पीड नहीं मालूम है, स्ट्रीम का भी स्पीड नहीं मालूम है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इज x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह से हम लोग मान लेते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मान लेते हैं, स्ट्रीम का हम लोग मान लेते हैं कितना y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम लोग यहां ध्यान देना कि जब हम लोग डाउन द स्ट्रीम जाएंगे, स्ट्रीम के डायरेक्शन में डाउन द स्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड कितना होगा। तुम खुद सोचो, तुम किसी डायरेक्शन में जा रहे हो और पानी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो तुम्हारा स्पीड और पानी का स्पीड तुम्हारी स्पीड को बढ़ा देगा ना। कितना बढ़ाएगा, जितना उस वाटर का स्पीड होगा, है ना। तो डाउन द स्ट्रीम स्पीड जो होता है तेज होता है ना, क्योंकि दोनों का ऐड। अप स्ट्रीम में क्या होगा, तुम इधर से आ रहे हो और स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपने स्पीड के अकॉर्डिंग तुम्हारे पे वो स्पीड को, तुम्हारे स्पीड को कम करेगा ना। यानी कि डाउन द स्ट्रीम में ऐड होता है स्पीड और अप स्ट्रीम में स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इस डायरेक्शन में स्पीड कितना होगा x प्लस वाई, जबकि इस डायरेक्शन में स्पीड हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा क्या x माइनस वाई। डाउन द स्ट्रीम में स्ट्रीम की स्पीड ऐड होगा बोट के स्पीड में, चूंकि उसको स्पीड को बढ़ा देगा, है ना। और अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट आ रहे हैं भाई, अपोजिट आ रहे हैं, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, हम अपोजिट आ रहे हैं, तो अपने स्पीड के बराबर मेरा स्पीड को कम करेगा ना, तो कम तो यानी माइनस, तो x माइनस वाई। तो डाउन द स्ट्रीम स्पीड क्या हो गया, डाउन द स्ट्रीम स्पीड जो हो गया, स्पीड कितना हो गया x प्लस वाई। और जबकि अप द स्ट्रीम, अप डाउन द स्ट्रीम और अप द स्ट्रीम जो हो गया वो कितना हो गया, अप द स्ट्रीम स्पीड जो हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया x माइनस वाई। ठीक है, दोनों तरफ की स्पीड निकाल दिए, डाउन द स्ट्रीम भी अप द स्ट्रीम भी। ठीक है, तो अब देखो हम लोग जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये मैं समझा दिया, अब इधर लिखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर किया 32, स्पीड कितना है अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, तो टाइम कितना लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डाउन अप स्ट्रीम ऊपर वहां पानी के स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में आने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 32 अपॉन x माइनस वाई ये लगेगा।
अब ये हो गया अप स्ट्रीम में की टाइम। डाउन द स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा? 36 डिवाइडेड बाई, चूंकि डाउन द स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई है तो 36 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई है ना। तो दोनों का हम लोग टाइम निकाल लिए, अप द स्ट्रीम और डाउन द स्ट्रीम, और कह रहा है दोनों मिला के टाइम कितना लग रहा है? 7 आवर्स। यानी दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 7 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। इसको मिटाते चलता हूं। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम लोग देखेंगे तो क्या बन रहा है। दूसरा कह रहा है कि अब जो है इट कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब 40 किलोमीटर है तो 40 अपॉन, यानी इस 40 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यानी कि स्पीड हमारा अप स्ट्रीम कितना है? x माइनस वाई, तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस, और 48 चल रहा है डाउन द स्ट्रीम, तो 48 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये टाइम लग रहा है 9 आवर्स। ठीक है, 9 आवर्स। फाइंड करना है स्पीड ऑफ द बोट, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स और वाई, एक्स हम लोग चूंकि माने बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड वाई माने तो निकल जाएगा। अब दो इक्वेशन बन गया हमारा। जो ये क्वेश्चन था ये लैंग्वेज में इतना बड़ा दिया था, उसको हम लोग दो इक्वेशंस के फॉर्म में लिख दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आसान सा है। हाँ, इस क्वेश्चन में एलसीएम लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। जब भी इस तरह का हो ना तो एक चीज ध्यान दो, तो x माइनस वाई एक जैसा है, x प्लस वाई दोनों इक्वेशन में सेम जैसा लग रहा है, पैटर्न सेम है, वैल्यू नंबर अलग अलग हैं बट पैटर्न सेम है। तो इस केस में हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे कि हम सबसे पहले ये देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है ना, उसको u मान लेते हैं, एक नया वेरिएबल 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u मान लेते हैं, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v मान लेते हैं। ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v मान लेते हैं। तो अब जो है नया इक्वेशन क्या बन जाएगा? फर्स्ट जो है हमारा देखो बन जाएगा 32। अब x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस यू हो गया तो 32u हो जाएगा प्लस 36v इक्वल टू 7। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगा? 40u और प्लस ये हो जाएगा 48v इक्वल टू 9। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी के जैसा कुछ बन गया है ना, जबकि इसमें थोड़ा सॉल्व करना हार्ड था। तो हम पहले इसको रिड्यूस किए लीनियर इक्वेशन में। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, मतलब है लेकिन इसको बना के दिख नहीं रहा है लीनियर। स्टैंडर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं उसके जैसा दिख नहीं रहा है। हम इसको पहले रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन जैसा, है ना। अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये 36 है, ये किसी एक को सेम बनाना है, किसी को सेम बना दो। तो मान लो किससे बना दे? 40 से इसमें 32 से तो ज्यादा लंबा जा रहा है ना, तो किसी एक को सेम बनाने के लिए 36 4 जा 144, 48 3 जा 144, यानी कि इसमें 4 से कर दें। और अगर नहीं इतना दिमाग काम कर रहा है ना इक्वल कैसे, तो फिर वही है, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा लेंदी, 40 से इसमें 32 से इसमें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था 36 और 48 दोनों के कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। कॉमन मल्टीपल्स कौन सा आएगा? तो 96 नहीं आ रहा है तो 144 आ रहा है। तो 144 कब आएगा? जब इसमें 4 से कर दें और इसमें 3 से कर दें। 4 से करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 128u, और ये हो जाएगा 144v इक्वल टू 28, और 3 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 120u और प्लस ये हो जाएगा 144v इक्वल टू 27। अब दोनों को देखो माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, यहां से बच जाएगा 8u इक्वल टू, इधर बच जाएगा 1। जब माइनस किए तो ये कट गया, यानी u का वैल्यू कितना आ गया? 1/8 आ गया। u का वैल्यू यहां रखेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा। देखो u का वैल्यू इसमें रखो 1/8, तो 1/8 से कट जाएगा 4 को उधर माइनस कर दो तो आ जाएगा 7 - 4 3 में डिवाइड करो 36 को तो 1/12। देख के कर देते हैं, 34 इंटू 1/8 प्लस 36v इक्वल टू 7, ये कट गया 4
4 को उधर माइनस करेंगे तो 36v इक्वल टू 3, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/36 यानी 1/12। तो u आ गया इतना, v आ गया इतना, बट हमें u v का वैल्यू नहीं चाहिए, x और y का चाहिए। तो हमें यहाँ पे रख देंगे वापस। देखो इसके जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, u के जगह पे 1/8 रखेंगे ना वापस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 8, और यहाँ पे जब हम v का वैल्यू 1/12 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12। आ गया रिड्यूस होके। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो आसान है, ऐड कर दो तो y से y कट गया, 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितना आ गया 10, x 10 आ गया तो y आ जाएगा 2, यानी कि बोट का स्पीड स्टिल वाटर में कितना हो गया 10 और स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। आसान सा है ना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो नहीं ध्यान देना कि इस तरह के चीज जब भी आए ना, देखना कि दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारा ये है और दूसरा ये है, एक जैसा दिखेगा, एक पैटर्न पे दिखेगा, तो 1 अपॉन को एक u मानना, 1 अपॉन करके u मानना, ताकि ये फ्रैक्शन से हट जाएगा ना। अगर सिर्फ x माइनस वाई को u मानेंगे तो 32/u आ जाएगा, फ्रैक्शन में ही रह जाएगा। तो हम इसको नहीं मानते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u मानते हैं और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v मानते हैं, जिससे क्या है कि वो फ्रैक्शन हट के क्या हो जाता है, नॉर्मल फॉर्म में बन जाता है। इसको सॉल्व करते हैं, a और v का आता है, वापस यहाँ पुट करके फिर रेसिप्रोकल करके फिर उसको सॉल्व करते हैं तो x और y की वैल्यू आ जाता है। ठीक है, आई होप कि आ गया होगा समझ। ये एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, फिर ट्रेन का है, ये थोड़ा सा अलग है उससे। जो पिछले हम लोग कार और डिस्टेंस दो अलग अलग से देखे थे ना, कार और ट्रेन से, इसमें थोड़ा सा अलग है। कह रहा है क्या, देखो, अ ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस। कह रहा है कि अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से किसी भी डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो टाइम जितना भी लग रहा है पता नहीं, लेकिन अगर हम उस ट्रेन की स्पीड को 6 से 6 किलोमीटर तेज कर देना तो पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 4 घंटा कम लगेगा। ठीक है, द शेड्यूल टाइम। एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर, अगर 6 किलोमीटर स्लो कर दे तो इट वुड टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, अब 6 घंटा ज्यादा लगेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, कि डिस्टेंस कितना है। तो हमें ना तो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड मालूम है और ना तो टोटल डिस्टेंस मालूम है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट यूनिफॉर्म स्पीड जो है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन bx, मान लिए कि क्या होगा bx, मान लेते हैं x होगा। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, यानी कि जो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी, तो मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ जर्नी मान लेते हैं, लेंथ ऑफ जर्नी जो हो जाएगा उसको मान लेते हैं कितना, इक्वल टू y मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ यूनिफॉर्म स्पीड को x मान लिए और लेंथ ऑफ जर्नी मान लिए y है। तो बताओ इतना डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लगेगा, y बाई x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, स्पीड हमारा अब कितना हो जाए 6x प्लस 6, अब जो न्यू स्पीड जो हो गया हमारा वो कितना हो गया x प्लस 6, डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा y अपॉन एक्स प्लस 6। यूनिफॉर्म स्पीड से टाइम ये लगा, 6 किलोमीटर स्पीड कर दिए तो टाइम ये लगा। ठीक है, अब चूंकि ये टाइम और इस टाइम में कह रहा है कि स्पीड, खुद ही सोचो अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, यानी ये टाइम कम है ये टाइम ज्यादा है। कितने का फर्क है, तो दोनों में 4 आवर का, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो है वो कितने का है 4 का,
यानी मान लो ये 10 घंटा ले रहा है तो ये 6 घंटा लेगा। तो दोनों का जब डिफरेंस करेंगे टाइम का, पहले देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किए, ये टाइम निकला, फिर 6 किलोमीटर स्पीड से बढ़ा दिया गया, तो अब टाइम ये लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। दोनों टाइम के डिफरेंस कितना दिया हुआ 4, तो ये हो गया पहला इक्वेशन, y अपॉन एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 6। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, अगर अब कह रहा है 6 किलोमीटर स्लो कर दिया जाए, 6 किलोमीटर स्लो करने का मतलब है कि स्पीड x माइनस 6, पहले टाइम लग रहा था y बाई एक्स, अब स्पीड कितना हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस 6। अब चूंकि ये टाइम जो है ना ये ज्यादा लग रहा है, ये कम है, तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा टाइम लग रहा है ना और ये कम है, तो अब कितना का डिफरेंस है 6 का, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो एक काम कर सकते हैं, यहां से y कॉमन लेके 4 अपॉन वाई एक्स के टर्म्स में इधर रखेंगे, इधर भी x के टर्म्स में, y का वैल्यू यहां से भी निकल जाएगा और y का वैल्यू यहां से, जैसे कैसे देख सकते हैं, यहां से y कॉमन लेंगे ऊपर नीचे तो कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल टू 4। ये हो गया, ये y का वैल्यू थोड़ा एलसीएम लेके करेंगे, यहां से निकालेंगे तो y कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना 6। दोनों जगह से देख सकते हैं कि y कॉमन है, y का वैल्यू यहां से कितना आएगा 4 अपॉन दिस, y का वैल्यू 6 अपॉन दिस, दोनों फिर इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो आ सकता है, या फिर दूसरा मेथड है कि यहीं से एलसीएम लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेन स्पीड के, यानी मैं इक्वेशन बनाना सिखा दिया, अब सॉल्व करना आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।